प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम पंक्ति के वे योद्धा थे। भारत के प्रति उनकी सबसे बड़ी सेवा 500 से भी ज़्यादा छोटी मोटी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करना है। ये कार्य वास्तव में बहुत ही महान था, जो उनसे कम योग्यता और साहस रखने वाले व्यक्ति के लिए संपन्न कर सकना बहुत ही कठिन था। सरदार पटेल की मृत्यु पर लंदन से प्रकाशित मैनचेस्टर गार्जियन ने लिखा था, पटेल के बिना गांधी जी के विचारों का व्यवहार में कम प्रभाव पड़ता और नेहरू के आदर्शवाद का क्षेत्र भी कम हो जाता। पटेल का जन्म गुजरात प्रदेश के पटेलवाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1875 को वे अपनी ननियाल नदियाड में जन्मे। उनके पिता का नाम जवेर भाई और उनकी माता का नाम लाडबाई था। जहाँ तक उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत की बात है, तो महात्मा गांधी ने जब गुजरात में साबरमती आश्रम स्थापित किया और वहाँ से अपनी राजनीतिक गतिविधि संचालित की, तब सरदार पटेल भी राजनीति की ओर आकर्षित हुए। 1918 ईस्वी में जब महात्मा जी चंपारण से लौटे और खेड़ा सत्याग्रह की तैयारी करने लगे, तो सरदार पटेल ने इसके लिए स्वयं को समर्पित किया। श्री पटेल ने बड़ी लगन से खेड़ा सत्याग्रह संगठित किया और अंत में उसमें सफलता पाई। 1923 ईस्वी में वे अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उन्होंने नगरवासियों की अपूर्व सेवा की। 1928 में उन्होंने बारडोली सत्याग्रह गठित किया और बम्बई सरकार को प्रस्तावित कर 22% से 15% करने के लिए बाध्य कर दिया। इसी संघर्ष में उनकी सेवाओं की प्रशंसा में बारडोली के किसानों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी और जल्द ही वे संपूर्ण देश में इस नाम से विख्यात हो गए। उनकी गणना भारत के प्रमुख नेताओं तथा महात्मा गांधी के अनन्य भक्तों में की जाने लगी। उन्हें 1931 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया और साथ ही 1930 में जब सह आंदोलन हुआ, तो उसमें भी उन्हें बंदी बनाया गया और उन्हें कारागार की कठोर सजा प्राप्त हुई। सरदार पटेल कांग्रेस की अंतरिम सरकार में भी रहे और उन्होंने जो है बड़ी दृढ़ता से स्थिति को नियंत्रण में लिया। उनकी सेवाओं का जो प्रमुख कार्य वह यही है कि उन्होंने आज़ाद भारत में जब 550 से भी ज़्यादा जो रियासतें थी, देसी रियासतें, और भारत के लिए काफ़ी सिरदर्द बनी हुई थी, उन्हें बड़ी कुशलता से भारत में विलीन किया। सरदार पटेल का ये कार्य सबसे महान था। उनके इस कार्य के संबंध में लंदन टाइम्स ने लिखा था, भारतीय रियासतों के एकीकरण का उनका कार्य बिस्मार्क और संभवतः उससे भी ऊंचा स्थल उन्हें प्रदान करता है। जहाँ तक आज़ादी की बात, समय की बात है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति और देश विभाजन के बाद भारत एवं देसी रियासतों को एक प्रशासन के अंतर्गत लाना हमारे राजनीतिक नेतृत्व के समक्ष एक महत्वपूर्ण एवं गंभीर चुनौती थी। ब्रिटिश भारत में न केवल गवर्नरों के अधीन प्रांत थे, वरन छोटी बड़ी 565 रियासतें थीं, जिनके पास 7,15,964 वर्ग मील क्षेत्र था तथा 1941 की जनगणना के अनुसार 93,189,233 जनसंख्या उनकी थी। जनसंख्या तथा आकार की दृष्टि से प्रत्येक रियासत दूसरे से अलग थी। कुछ रियासतों का क्षेत्रफल हजारों वर्ग मील में था, जबकि ज़्यादातर रियासतें बहुत छोटी थीं। काठियावाड़ में एक रियासत विजानोनेस का क्षेत्रफल मात्र 0.29 वर्ग मील तथा जनसंख्या 206 थी। इसकी वार्षिक आय 50,000 थी। राजनीतिक शक्ति के मामले में एक रियासत दूसरी रियासत से भिन्न थी, परंतु कोई भी रियासत राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र सार्वभौमिकता का प्रयोग नहीं करती थी। यद्यपि इन रियासतों पर शासन करने वाले राजाओं की ब्रिटिश सर्वोच्चता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रियायतें उन्हें प्राप्त थी। अंग्रेजी सरकार उन्हें अपनी जनता के असंतोष से उत्पन्न विद्रोह से बचाने के साथ साथ बाहरी आक्रमणों से तब तक बचाती थी जब तक कि वे अंग्रेजों की बात मानते रहे। तो जो ये राजनीतिक एकीकरण करना था, तो बहुत सारी समस्याएं उस समय सामने थी और पटेल ने भारतीय संघ में देसी रियासतों का शांतिपूर्वक विलय कर विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना को जन्म दिया। इनके विलय के साथ ही एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान जरूरी था। वह समस्या थी वहाँ लोकतंत्र की स्थापना।
गत सैकड़ों सालों से देशी रियासतों में सामंती व्यवस्था के अंतर्गत निरंकुश शासन रहा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल अब इन रियासतों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। रियासतों में व्याप्त निरंकुशता के खिलाफ जन संघर्षों का मुख्य मुद्दा वहां जन प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित उत्तरदायी शासन की स्थापना का था। जितने घोर अत्याचार देशी रियासतों के स्वतंत्रता सेनानियों को सहन करने पड़े विद्यार्थियों, उतने अत्याचार ब्रिटिश भारत के प्रांतों के स्वतंत्रता सेनानियों ने बर्दाश्त नहीं किए थे। सरदार पटेल रियासतों की जनता को आर्थिक, शैक्षणिक आदि सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिलवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस संबंध में मुख्यतः दो पद्धतियों, बाह्य विलय और आंतरिक संगठन को आधार बनाया। बाह्य विलय में छोटी छोटी रियासतों को परस्पर मिलाकर अथवा निकट स्थित प्रांतों में उनका विलय कर बड़े प्रांत बनाए गए। 1947 से 1949 तक के मध्य समस्त रियासतों के विलय की योजना सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। आंतरिक संगठन के अंतर्गत इन प्रांतों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हुए राजाओं की सामंतिक निरंकुशता समाप्त कर वहां जनता का शासन स्थापित किया गया। देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय हो जाने के परिणाम स्वरूप बहुत से परिवर्तन, खासतौर महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए। इनमें उल्लेखनीय है, भारत की प्रादेशिक अखंडता स्थापित हुई, देशी नरेशों की निरंकुशता और फिजूल खर्ची का अंत हो गया, जनता को समान नागरिक एवं जनतांत्रिक अधिकार प्राप्त हो गए तथा अंग्रेज शासकों की कुत्सित नीतियां समाप्त हो गई। उपरोक्त 500 से भी ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलय, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही महान कार्य था। और जिस प्रकार जर्मनी के महान राजनीतिज्ञ बिस्मार्क ने छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण, शक्ति संपन्न संयुक्त जर्मनी का निर्माण किया, उसी प्रकार सरदार पटेल ने भी देशी राज्यों के राजनीतिक एकीकरण का स्तुत्य कार्य किया था। इसीलिए वे भारत के बिस्मार्क भी कहे जाते हैं। इतिहासकार जेम्स मैनर के अनुसार देशी रजवाड़ों का अंत ऐतिहासिक दृष्टि से अपरिहार्य था। इसका कारण ये था कि रजवाड़े समय से पीछे रह गए थे। निरंकुश शासन व्यवस्था पहले ही अतीत का अवशेष हो चुकी थी और वे नया जीवन पाने की पात्रता नहीं रखते थे। जेम्स मैनर ये भी लिखता है कि दो अलग अलग भारतों के विरोधाभास का बढ़ना स्पष्ट तौर पर लाजमी था। नए स्वतंत्र भारत में असहाय राजाओं के लिए, जिनका भाग्य स्पष्ट तौर से उनका साथ छोड़ चुका था, कुछ ही लोगों ने आंसू बहाए। विद्यार्थियों, सारांश में हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार के रियासतों के मंत्रालय के अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो महान एकीकरण का कार्य संपन्न किया, वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए एक बहुत बड़ी जटिल समस्या का समाधान किया। भारतीय संघ में देशी रियासतों के विलयन के संबंध में संविधान सभा में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था, यह कदम सरदार के बूते का ही था। मेरा देशी रियासतों के आंदोलन से सीधा संबंध रहा है, पर 6 महीने पहले मैं भी ये नहीं कह सकता था कि जो आज सैकड़ों साल पुरानी सामंतशाही उखड़ रही है, वे इतनी आसानी से उखड़ जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस टेढ़ी और कठिन परिस्थिति से निपटने के विषय में ये सभा मुझसे सहमत होगी कि हम परम मित्र तथा सहयोगी उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल का आभार प्रकट करें। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि लौह पुरुष सरदार पटेल निश्चित तौर पर लौह पुरुष थे, जिन्होंने राजनीतिक एकीकरण के इस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न किया। साथ ही एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि सरदार पटेल का जो व्यवहार है, वे धर्मनिरपेक्ष उनकी नीतियाँ रहीं। 1931 में कराची कांग्रेस के सभापति के रूप में उन्होंने कहा था, कांग्रेस किसी एक ऐसे संविधान को स्वीकार न करेगी जिसमें सांप्रदायिक समस्या का संतोषजनक हल न किया गया हो। मैं तो एक हिंदू होने के नाते अल्पसंख्यकों को एक स्वदेशी लेखनी तथा कागज़ दे दूंगा, वे अपनी मांगे उस पर लिख दें और मैं हस्ताक्षर कर उनका समर्थन कर दूंगा। वे अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षक तो थे, किंतु किसी प्रकार की धमकियों से डरने वाले व्यक्ति नहीं थे। निर्भीकता में तो उनका कोई जोड़ ही नहीं था। एक बार उन्होंने चर्चिल को मुंह तोड़ उत्तर देते हुए कहा था, आप लोग ये समझकर बोलना सीखें कि अब आप स्वतंत्र भारत से बातचीत कर रहे हैं। तो सरदार पटेल
राष्ट्र के लिए महान कार्यों के लिए महान थे, तो अपने वे मानवीय गुणों में इससे भी महान थे। उनके भारी कठोर आवरण के पीछे एक कोमल भावुक हृदय छिपा हुआ था। संभवतः कई युगों में केवल एक ही बार इस प्रकार के व्यक्ति जन्म लेते हैं। सरदार पटेल अपने आप को पूरी तरह महात्मा गांधी के साथ मिला लिया था उन्होंने। इसलिए श्री के एम मुंशी लिखते हैं कि गांधी जी के सामने उनका पूर्ण आत्मसमर्पण, जो प्राय आध्यात्मिक ढंग का था, उनकी महान प्रबंध भक्ति, राष्ट्रीय शक्ति के मुख्य स्तंभ, सामान्य प्रशासन को बनाए रखने की उनकी सामर्थ्य, उनका साहसी नेतृत्व, मनुष्य की भावनाओं और आकांक्षाओं को जान लेने की पूरी शक्ति और ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी समझौता न करने की प्रवृत्ति ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जबरदस्त ताकत का केंद्र बना दिया था। तो विद्यार्थियों, निश्चित तौर पर आज का दिन हम सरदार पटेल को एक आदरांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही ये समझना चाहते हैं कि सरदार पटेल जो है वो एक महान राष्ट्रीय नेता थे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय सेवा में समर्पित कर दिया था। धन्यवाद।